हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स थी उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर ऐसी है जिसमें से केस स्टडी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने लास्ट, आपको पता है, बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ पर यूज़ होती है, बेस थ्योरम कहाँ पर यूज़ होती है, और अगर हमें पता लग जाए कि वो किसका क्वेश्चन है तो उसको कैसे टैकल करेंगे। और बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ करके दिखाया था। और लास्ट में हमारी मैपिंग, तो ये मैपिंग को कभी भी हम भूलेंगे नहीं। ये मैपिंग हमें थ्रू आउट दी प्रोबेबिलिटी हमें काम आने वाली है। तो अगर आपने ये सब कुछ देख रखा है बहुत अच्छी बात है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ना इस तरह के क्वेश्चंस को मैं मानता हूँ कि ये आपको पेपर में आ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, देखो प्रोबेबिलिटी में हमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आए हैं, इससे पहले हमने ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ उसमें कुछ था नहीं, मैं कुछ सब कुछ पहले से पता रहता था, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगे तो डाटा जो है वो रफ में लिख लिया करो। तो एक बैग है, अर्न मतलब बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब टोटल उसमें 10 बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो एक बॉल बाहर निकाल ली। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी बॉल है, ठीक है। इट मे बी रेड और इट मे बी ब्लैक एंड इट्स कलर इज नोटेड। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सब कुछ लिख लिया करो। कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू दी अर्न, इसको वापस से बैग में डाल दिया। कलर देखा, वापस से बैग में डाल दिया, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। तो 2 बॉल्स और ली हमने, 2 बॉल्स और ली और उसको हमने बैग में डाल दिया। अब बैग में टोटल बॉल कितनी हो गई, अब बैग में कितनी बॉल्स होगी टोटल? 12। पहले 10 थी, अब 12 हो गई। तो देन अ बॉल इज ड्रॉन, अब एक बॉल निकाली गई बाहर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड बॉल इज रेड, मतलब ये जो बॉल है ये रेड कलर की है। तो देखो चार्ट बनाने का क्या फ़ायदा होता है। पहले तो सारी कहानी हमने फ्लो चार्ट में लिख ली। एक बैग है, इसको ध्यान से समझो। बैग है, उसमें 10 बॉल्स हैं, बॉल निकाल ली, कलर नोट किया, वापस डाल दी। अब जो कलर नोट किया उसकी 2 बॉल्स और डाल दी, मतलब 12 होगी। अब इसमें से बॉल निकाली और वो क्या है? रेड। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा, कुछ नहीं पता। अभी तो सिर्फ आपको आइडिया है कि हम एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी या बेस थ्योरम। बट पेपर में आपको आइडिया नहीं होगा, तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को कर रहे हैं। बताने को तो मैं सीधा सोल्यूशन का बता सकता हूँ कि ऐसे कर लो, बट हमें सोल्यूशन नहीं सीखना, हमें क्वेश्चन को फील करना है। अब देखो, अब यहाँ पर ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में सारा कैच है। अब आपके मन में ये बात तो आई होगी ना कि सर कलर नोट करना है, कलर रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर रेड कलर भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है। तो यानी कि अगर देखो, अगर रेड बॉल जाएगी तो हमारे पास बैग में 7 रेड बॉल हो जाएंगी, 7 रेड 5 ब्लैक, टोटल 12। और अगर ब्लैक बॉल जाएगी तो 5 रेड और 7 ब्लैक हो जाएंगी, मतलब टोटल 12। ये सिचुएशन समझते हो ना? मतलब हमारे पास अगर रेड बॉल जाती है तो ये बैग है, ब्लैक बॉल जाती है तो ये बैग है, मतलब हमारे पास 2 डिफरेंट बैग हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी पता करो कि बॉल कौन सी है? रेड। अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? रेड। अब रेड बॉल यहाँ से भी आ सकती है, रेड बॉल यहाँ से भी आ सकती है, और इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो पहले हुआ है, मतलब ये इवेंट हो चुके हैं, बट ये इस तरह से हैं कि इनमें हमारे पास केसेस बन रहे हैं कि रेड होगा तो ये होगा, ब्लैक होगा तो ये होगा, और प्रोबेबिलिटी हमें इसकी पूछी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर
इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि जो निकली है बॉल वो कौन सी है। अब जो बॉल निकली है वो रेड निकली है, तो प्रोबेबिलिटी पता करो। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है, इस केस पर भी डिपेंड करती है। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, देखो ऐसी सिचुएशन होती है, आप याद करो हमारी फर्स्ट वही एग्जाम्पल, रेड बॉल यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, क्योंकि अब हमारे पास एक हिसाब से 2 बैग हैं। तो यानी कि ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो है वो कर लेते हैं। अब देखो सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है, वैसे हम इसको पहले भी बना चुके हैं, ये ठीक है आपके सामने, आप रफ में इसको ऐसे ही बनाओगे। ये जस्ट आपके नोट्स के लिए, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और आपको क्वेश्चन क्लियर हो बिल्कुल कि किस तरह से यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, क्योंकि हमेशा वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बॉल का कलर नोट किया, तो रेड आई तो यहाँ पर 2 बॉल्स ऐड कर दी, ब्लैक आई तो 2 ब्लैक बॉल ऐड कर दी। ठीक है, और फिर हमने रेड बॉल निकालनी है। तो अगर आपको पता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको ब्रैकेट में, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना लिख लो, सेकेंड बॉल इज रेड, मतलब ये वाली बॉल, ये पहले बॉल निकली थी ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर लिखा सेकेंड बॉल इज रेड। ठीक है, ए लिखने के बाद इसका इवन हमें बहुत ध्यान से लिखना है। ध्यान से देखो, फर्स्ट बॉल इज ड्रैन आउट एंड कलर इज नोटेड, मतलब अगर यहाँ पर रेड बॉल आएगी तो हम 2 एडिशनल बॉल डालेंगे, अगर यहाँ पर ब्लैक बॉल पहले बाहर आएगी तो 2 एडिशनल ब्लैक बॉल डालेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा इवन डिपेंड करता है। तो इवन इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। अगर पहली बॉल रेड निकलेगी तो हम यहां पर 2 रेड बॉल डालेंगे, और ये भी हो सकता है आपके सामने है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। अगर ब्लैक निकलेगी तो यहां पर हम 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स डालेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। और हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इन दोनों से एसोसिएटेड है और इसी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको पता है यही फॉर्मूला होता है हमारा E1। E1 क्या है आप मेरे को बताओ, E1 क्या है? फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। अब यहाँ पर आपके नोट्स के लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर हम पहली बॉल रेड निकाल लें तो रेड के फेवर में 5 हैं, टोटल कितने हैं 10। ये तो आपको पता ही है, इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है। और अगर मैं यहाँ पर ब्लैक बॉल की बात करूँ तो ब्लैक बॉल के फेवर में 5 हैं, टोटल कितने हैं 10। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 5/10 ही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब पहली बॉल 5/10, मतलब ठीक है A/E1। अब देखो ये इवन हो चुका है, इसको पढ़ के देखना, इवन हो चुका है, पहली बॉल रेड निकल चुकी है, तो यहाँ पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये सिचुएशन आ गई है। अब सेकंड बॉल कौन सी निकालनी है, रेड। अब यहाँ से मुझे रेड बॉल निकालनी है। अब रेड के फेवर में कितने हैं 7, टोटल कितने हैं 12। आई होप इसको आप समझ पाए हो। E2 का मतलब फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी भी 5/10 है। E2 हो चुका है, मतलब पहली बॉल ब्लैक निकली। अगर ब्लैक निकली तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें रेड बॉल निकालनी है, तो रेड के फेवर में 5 है, टोटल 12 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी कैलकुलेशन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। 35/120, मैं कभी कट नहीं करता इसको क्योंकि एलसीएम फिर सेम रहता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 35 + 25/120, मतलब 60/120। तो यहाँ पर एक कट हो जाएगा, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कितना 1/2, और ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप मेरे को बताओ, जो क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी मुश्किल लग रहा था, हमेशा क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसको फ्लो चार्ट में ऐसे लिखेंगे, जो जो दिया हुआ उसको लिख लिया करो। अब जैसे ही हम लिखते जाएंगे, यहाँ पर मुझे पता लग गया कि रेड बॉल भी यार निकल सकती है, ब्लैक बॉल भी निकल सकती है, तो वहाँ से मैंने ये लिख लिया। अब उसके बाद अगर रेड आएगी तो यहाँ पर 2 रेड डाली, ब्लैक आई तो 2 ब्लैक डाली। तो इस तरह से यहाँ पर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो मुझे क्लियर दिख रहा है डायग्राम से कि ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स,
One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. ठीक है, अब देखो दो बैग हैं, एक में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरे में 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग सिलेक्ट किया गया, उसमें से एक बॉल निकाली गई एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब वो रेड निकल चुकी है। और ये हम ऐसा क्वेश्चन हम शायद बेसिक्स वाली वीडियो में कर चुके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बैग जो बॉल जो है वो फर्स्ट बैग से निकली है। तो दो बैग है हमारे पास, बैग 1 बैग 2। ठीक है, हमेशा फ्लो चार्ट बनाया करो। 4 रेड 4 ब्लैक, 2 रेड 6 ब्लैक। अब इनमें से एक बॉल निकाली गई, वो बॉल कौन सी है? वो बॉल कौन सी है? रेड। ये बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो फर्स्ट बैग से आई है। ये इनसे भी एसोसिएटेड है, इससे भी एसोसिएटेड है। अब आपको पता है रेड बॉल निकल चुकी है, अगर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां पर हमें क्या बोला गया कि रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो फर्स्ट बैग से आई है, मतलब वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि एक इवेंट दो इवेंट से एसोसिएटेड है। तो जस्ट हमारी सबसे पहले इवेंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हैं, ये सब कुछ हम बेसिक में ही कर चुके हैं। तो लेट ए इवेंट, सबसे पहले ए इवेंट जो हो चुका है, बॉल इज रेड, तो रेड बॉल निकल चुकी है। E1 जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है कि बॉल जो है वो फर्स्ट बैग से निकली है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, मतलब उसी से बॉल निकली होगी। और E2 क्या होगा आप खुद सोचो, आपको पता है सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। अब उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, आपको पता है वी हैव टू फाइंड E1 बाई E। इसको मैच करके देख लो, रेड बॉल निकल चुकी है, वो फर्स्ट बैग से आई हो, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए जो चार्ट हमने यहाँ पर बनाया था वो आपके नोट्स के लिए बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है। ये बैग 1 है, ये बैग 2 है, रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो वो बैग 1 से है, बेस थ्योरम क्वेश्चन है, ये मैंने फ्लो चार्ट बना लिया। E1 का मतलब क्या है, बैग इज सेलेक्टेड। अब दो बैग हैं तो एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों की 1/2 ही होगी। इसको ध्यान से पढ़ना। E1 हो चुका है, बैग सेलेक्ट हो चुका है, बैग 1 सेलेक्ट हो चुका है। ए का मतलब है बॉल इज रेड, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। इक्वली इवेंट का क्वेश्चन है, तो 4 रेड उसके फेवर में 4 है, टोटल कितनी है 8। सेम यहां पर सेकंड बैग सेलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल निकालनी है, तो 2 रेड है, उसके फेवर में टोटल कितनी है 8। तो अब जस्ट हमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना, उसमें वैल्यू को फिल करना। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला, E1 बाई ए हमें फाइंड करना था, तो उल्टा लिख लिया A/E1, नीचे टोटल। तो इसको मैंने कट नहीं किया, तो 4/16 लिख लो इसको, ये भी 4/16 आएगा, इसकी मैंने वैल्यूज पहले फिल कर रखी हैं, ठीक है। तो 2/16, तो विच एम्प्लाइज E1 बाई ए, नीचे ऊपर 4/16 है, नीचे कितना आएगा 4 और 2 6/16। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना रह गया 4/6। अब ये भी आपस में कट हो गया, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया E1 बाई ए 2/3, जो परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ आपको क्या मुश्किल लगा, कहानी पढ़ी, इवेंट्स लिख लिए, वैल्यू फिल की, और हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है आ गया। बस आपने अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिजाइड्स इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स, मतलब नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे हैं, एक कॉलेज है, उसमें जो 60% बच्चे जो हैं वो हॉस्टल के हैं, 40% बच्चे डे स्कॉलर, मतलब वो जो जैसे हम हैं, हम में से मोस्टली बच्चे डे स्कॉलर्स ही होते हैं कि हम स्कूल में गए और फिर वापस घर पे, स्कूल में गए फिर वापस घर पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट, कुछ पिछले साल की रिपोर्ट्स निकाली गई, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। तो जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अगर इसको हम साथ साथ में बनाने की कोशिश करें, तो हॉस्टल के बच्चे हैं और डे स्कॉलर, ठीक है। ये 60% है, ये 40% है। अब पिछले सालों की रिपोर्ट से देखें तो 30%
हु रिसाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल के बच्चे हैं उसमें से 30% जो बच्चे हैं उनका ए ग्रेड आया, तो 30% बच्चों का ए ग्रेड आया। और जो डे स्कॉलर्स हैं 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड इन एनुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर 20% की जो है वो हमें रेशो मतलब वो परसेंटेज दी गई है कि 20% बच्चे ए ग्रेड लेके आते हैं। तो एट द एंड ऑफ ईयर वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड। अब एक बच्चे को सेलेक्ट किया गया रैंडमली, अब उस बच्चे का ए ग्रेड है, उस बच्चे का ए ग्रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर। तो ये इवेंट इससे भी एसोसिएटेड है, इससे भी एसोसिएटेड है। तो ये इवेंट हो चुका है, उसका ए ग्रेड आ चुका है और हमें पता करना है कि वो एक हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। और ये वाला इवेंट दोनों से एसोसिएटेड है, मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी चीज़ भी बताऊंगा, कुछ बच्चों को शायद पता भी नहीं लगेगा उस चीज़ का, बट एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन सिमिलर आ गया माइनर चेंजेस के साथ तो आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो देखो, तो सबसे पहले इवेंट लिखते हैं अपने, क्वेश्चन हमें समझ लग गया कि बेस थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले लेट ए, अब ए इवेंट सबसे पहले जो हो चुका है, स्टूडेंट हैज़ एन ए ग्रेड। अब स्टूडेंट जो है उसका ए ग्रेड है E1। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, स्टूडेंट एक हॉस्टलर है। और ये भी हो सकता है, आपको पता है स्टूडेंट क्या हो, डे स्कॉलर। तो स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर्स। ठीक है, अब इवेंट्स हमने लिख लिए, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। हमेशा की तरह ये हो चुका है, उसका ए ग्रेड आ चुका है, पता करो कि वो हॉस्टलर है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए जो हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया था, सॉरी डायग्राम जो बनाई थी आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये डायग्राम जस्ट मैंने आपके लिए बनाई है कि ये हॉस्टलर सा डाटा लिखा है 60%, इसका ए ग्रेड वाले कितने 30%, डे स्कॉलर्स हैं। ठीक है, सब कुछ डाटा मैंने लिख लिया। अब हमेशा की तरह ये मैंने फ्लो चार्ट बना लिया क्योंकि ये बेस थ्रू का क्वेश्चन है। E1 का मतलब क्या, आप मेरे को बताओ, स्टूडेंट हॉस्टलर है। हॉस्टलर बच्चे कितने हैं 60%। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये परसेंटेज लिखी हुई है, इसको हम ऐसे करके प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60/100। 100 में से 60 बच्चे हॉस्टलर हैं। डे स्कॉलर्स कितने हैं 40%, मतलब 100 में से 40 बच्चे जो हैं वो डे स्कॉलर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ बच्चों के मन में तो ये बात आएगी भी नहीं, कुछ बच्चों के मन में आ सकती है। मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ए बाई E1 का मतलब क्या है, स्टूडेंट हॉस्टलर, वो हॉस्टलर है, ये हो चुका है कि वो बंदा जो है या जो बच्चा जो है वो हॉस्टलर ही है। अब उसका ए ग्रेड आया, हॉस्टलर वाले बच्चे का ए ग्रेड आया। ऐसे बच्चे कितने हैं 30% जो हॉस्टल में हैं, तो 30%, तो A बाई E1, तो A बाई E1 30/100। सेम वे से A बाई E2 हो चुका है, स्टूडेंट डे स्कॉलर है, ये हो चुका है। अब उसका ए ग्रेड आया, डे स्कॉलर्स का ए ग्रेड कितनी प्रोबेबिलिटी 20% दिया हुआ है, मतलब इसको प्रोबेबिलिटी में करके जो है वो लिख सकता हूँ 20/100। अब आपको पता बेस थ्रू क्वेश्चन है, तो मैं सभी वैल्यूज़ और जो फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है, हमें इसमें वैल्यू फिल करनी है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे फिल करके दिखा देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थी ना, मैंने वैल्यू सारी फिल कर ली, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर आएगा 1800, नीचे आएगा 1 के साथ 40, ठीक है, नीचे भी 1800 डिवाइड बाय 1 2 3 4, यहाँ पर 800 1 2 3 4। तो जस्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो, मतलब अगर आप कट करने लग जाते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। वैसे कैलकुलेशन का पार्ट आप जिस तरह से मर्जी इसको कर सकते हो। तो 1800 प्लस 800 डिवाइड बाय 1 2 3 4, अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना रह गया 1800 डिवाइड बाय 2600। अब ये ज़ीरो भी कट कर दो, तो ये 2 9 ज़ा 18,
यहाँ पर 13, तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया E1/A इज इक्वल टू 9/13। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। हमेशा की तरह कहानी को अच्छे से पढ़ा। एक इवेंट हो चुका था, वो हॉस्टलर होना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो वो नॉन हॉस्टलर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये बेस थ्योरम क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो उसकी बात करते हैं जो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है। देखो ये सारा क्वेश्चन ना आपको परसेंटेज में पूछा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया। अगर बाय चांस आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि टोटल 100 बच्चे हैं, उसमें से 60 डे हॉस्टलर हैं, ठीक है, मैं उसी फ्लो में कर रहा हूँ, और 40 जो हैं वो डे स्कॉलर हैं। अब वो आगे ये बोल दें इनमें से 18 बच्चे ए ग्रेड वाले हैं, इसमें जो है 8 बच्चे जो हैं वो ए ग्रेड वाले हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह करोगे? जब आप देखो हॉस्टल वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो आप लिखोगे 60/100 और डे स्कॉलर की 40/100, ठीक है। बट यहाँ पर आके आप फंस जाओगे जब आपको ये इवेंट पूछा होगा कि ए ग्रेड वाले बच्चे जब वो हॉस्टलर सेलेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दी हुई है 30%, तो मैंने 30/100 लिख लिया। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो कुछ बच्चों में हमें डाउट होता है, कुछ बच्चे इसको जानते होंगे, कुछ बच्चे करेंगे 18/100, ये गलत है। आपने क्या करना है, 18 बच्चे हैं ना टोटल जिनके ए ग्रेड आए हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 60, क्योंकि इन बच्चों में से 18 बच्चों के ए ग्रेड आए हैं, तो ऐसे लिखोगे। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये 3/10 ही आएगा। तो 3% 30% जो होता है ना उसकी वैल्यू भी इतनी आएगी 3/10। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर परसेंटेज में क्वेश्चन ना हो तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। अगर ये बच्चे पूछते तो मैं बोलता 8/40। परसेंटेज होने के कारण ये क्वेश्चन आसान था, बट अगर बाय चांस आपको पेपर में परसेंटेज नहीं दी गई तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर ए ग्रेड वाले बच्चे 18/60 आएगा, यहाँ पर 8/40 आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि हमें सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं देखना, सोल्यूशन देना होता तो मैं 5 मिनट में ये क्वेश्चन करके चला जाता। हमें इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट आप जानते हो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेस। ये वैसे सिंपल सी बात है, या तो अगर आप MCQ टेस्ट दे रहे हो या तो आपको उसका आंसर पता है या आप उसका गेस मारोगे कि कौन सी ऑप्शन होगी। Let 3/4 be the probability that student knows the answer and 1/4 be probability that he guesses the answer। तो स्टूडेंट की बात हो रही है, अब वो या तो आंसर को जानता है, नोज द आंसर, और गेस मार रहा है। अब आंसर को जानने की प्रोबेबिलिटी उसकी 3/4 है, गेस मारने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस द आंसर, एक स्टूडेंट है जो गेस कर रहा है आंसर, विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। अब यहाँ पर एक करेक्ट नए वर्ड की बात हो रही है, आंसर करेक्ट आएगा। तो अगर वो गैस मारता है उसका आंसर करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और वैसे भी आपको पता है आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपने गैस मारना है, तो सभी के चांसेस कितने कितने हैं 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर वहाँ पर 3 ऑप्शन हो तो 1/3 1/3 1/3, 2 ऑप्शन हो 1/2 1/2, ये तो आपको पता ही है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, द स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट को आंसर पता है, गिवन दैट। अब गिवन दैट याद करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट हो चुका है जब गिवन दैट लिखा हो, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब उस बच्चे ने आंसर जो है वो करेक्ट दे दिया, आंसर करेक्ट दे दिया। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि स्टूडेंट को आंसर जो है वो पता है। मतलब ये जो इवेंट है ये हो चुका है, आंसर करेक्ट वो दे चुका है, हमें पता करना है कि उसको आंसर आता था या उसने गेस मारा। तो मतलब ये इवेंट 2 इवेंट से एसोसिएटेड है और ये हो चुका है, मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर डाटा मिसिंग है, तो वो जब आएगा तब हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता कि ये बेस थ्योरम क्वेश्चन है, तो लिखते हैं लेट ए इवेंट। ए इवेंट क्या है, ही आंसर्ड करेक्टली, मतलब उसका आंसर जो है वो सही है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है,
So student knows the answer. Student knows the answer. ठीक है. E2 का मतलब क्या होगा? अगर स्टूडेंट नोज द आंसर और दूसरा क्या होगा? स्टूडेंट गेस द आंसर. स्टूडेंट गेसेस द आंसर. यही मतलब कि इवेंट्स आएंगे हमारे. अब हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए. ए हो चुका है, मतलब वो आंसर दे चुका है, पता करो कि उसको आंसर पता था. अब जस्ट एक बार इसकी डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ. अब देखो, ये जस्ट आपके लिए डायग्राम बनाई है, वही हमारा मतलब कि सब कुछ डाटा हमने लिख लिया. यहाँ पर कुछ मिसिंग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. ये फ्लो चार्ट आपका E1 का मतलब क्या है? स्टूडेंट नोज दी आंसर. अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 कि उसको आंसर पता है. अब उसने आंसर गैस किया. E2 का मतलब स्टूडेंट गैस दी आंसर 1/4. तो ये तो हमें क्लियर हो गया. अब इसके बाद यहाँ इसकी बात पहले करते हैं. E2/A. E2 हो चुका है. स्टूडेंट गैस दी आंसर. उसने गैस मारा, आंसर करेक्ट आ गया. उसने गैस मारा, आंसर करेक्ट आ गया. और इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें 1/4 कि वो गैस मारेगा और आंसर कितना आएगा, करेक्ट आएगा. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4. अब जो ये है ना, ये पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ आपके नोट्स के लिए, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अब देखो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है. इसका मतलब क्या? पढ़ो. E1 हो चुका है, मतलब स्टूडेंट को आंसर पता है, ही आंसर डिड करेक्टली. इसको अपने ऊपर लेके देखो. आपके सामने MCQ टेस्ट है, ठीक है. उसमें 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C और D. अब देखो, स्टूडेंट नोज द आंसर, देयर इज 100% चांस द स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, दैट इज प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. अब आप मेरे को बताओ, आंसर आपको पता है, आप इसका आंसर, अब मान लो उसका आंसर ना, मुझे पता है कि A सही है, ठीक है. मतलब आपको आंसर पता है कि A सही है, तो आप इसी पर टिक लगाओगे कि ये सही है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%, मतलब 1. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1. यही समझने वाली बात है. अब देखो, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि देखो, इन सभी ऑप्शंस में से मुझे पता है कि मेरी ऑप्शन कौन सी है, ये वाली सही है, तो मैं उसी पर टिक लगाऊंगा. तो इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 100%, मतलब मैं एक्यूरेट सही आंसर करूंगा. अगर मुझे आंसर पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1. आई होप ये आप समझ पाए हो. ये जस्ट आपके नोट्स के लिखा है, इसको आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है. अब आपको पता है बेस में क्वेश्चन है, तो हमें जस्ट वैल्यूज को फिल करना है. उसको हम नेक्स्ट पेज पे जाके फिल कर लेते हैं. अब देखो, हम यहाँ पर थे, तो बेस का फॉर्मूला ये, तो मैंने वैल्यू फिल कर ली. तो मेरे पास ऊपर कितना आएगा? 3/4 प्लस 1/16. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप एलसीएम लेना एलसीएम ले लेना. तो 16 3 ज़ा 48, 4 1 ज़ा 4, 16 इंटू 4. तो 3/4 डिवाइड बाय 52, 64. तो विच एम्प्लाइज, बहुत इजी कैलकुलेशन है इसकी. 3/4, 64 सबसे ऊपर चला जाएगा, 52 नीचे रह जाएगा. इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा? 16. अगर आप यहाँ पर कट करोगे 4 से इसको, तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. ठीक है, और कुछ कट नहीं हो रहा. तो मेरे पास कितना रह गया? 3 4 ज़ा 12/13. तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया? 12/13, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो रहा है. इस क्वेश्चन में देखो, सब कुछ वैसा ही था. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी. आंसर करेक्ट ये हो चुका था. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि वो स्टूडेंट नोज दी आंसर. तो वही बेस्ड क्वेश्चन था. ये डाटा मिसिंग था. अब ये हमें खुद से लिखा है, क्योंकि अगर हमें आंसर पता है तो हम उसका आंसर करेक्ट ही देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है ना. इसको हम बोलते हैं कि ये होना ही होना है. क्योंकि अगर आपको आंसर पता है, आप बेवकूफ़ थोड़ी ना हो जो गलत आंसर पर टिक लगाओगे. आपका आंसर हमेशा सही होगा. तो बस इतनी सी बात थी. तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं. अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पहचानने की कोशिश करेंगे. A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. तो इसका मतलब क्या है कि लेबॉर्ट्री ब्लड टेस्ट है, 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज़. अगर कोई भी हमें डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका एक टेस्ट होता है, उसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है, तो वो 99% इफेक्टिव है. तो जो लेबॉर्ट्री ब्लड टेस्ट है ना, ऐसा करते हैं, इज़ 99% इफेक्टिव.
जो टेस्ट है वो 99% इफेक्टिव है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि 1% वो इफेक्टिव नहीं है, मतलब ऐसा करो उसमें एरर है। ये समझ गए इसका मतलब क्या है कि वो 99% डिटेक्ट कर लेता है डिजीज़, 1% उसकी व्हेन इट इज़ इन्फेक्ट, जब उसमें वो बीमारी है, या इसको ऐसा करते हैं जब आपको वो डिजीज़ है, ठीक है, आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने चले गए। अब जो टेस्ट है वो 99% डिटेक्ट कर लेता है और 1% उसमें एरर है। ये बात समझ ली, ठीक है। हाउ एवर टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इसका मतलब भी लिखा हुआ है, दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज़ अ डिजीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब ये होता है कि उसको ये बीमारी है। अब 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, मतलब अगर जिस बंदे को बीमारी नहीं है, हेल्दी पर्सन है ना, उसको बीमारी नहीं है, बट फिर भी जो टेस्ट है ना उसको बता देता है कि 0.5% जो है तुम्हें, मतलब कि वो ना 0.5% की एरर समझ लो। इसमें एरर से मतलब ये है कि वो 0.5% लोगों को ये बोल देगा कि आपको वो बीमारी है, एक्चुअल में उसको नहीं है, ठीक है। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, अगर 0.1% लोगों को ये सच में बीमारी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ अ डिजीज, पर्सन को बीमारी है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द पर्सन हैज़ डिजीज गिवन दैट। इसका क्या मतलब है कि ये इवेंट हो चुका है, हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। हमें ये प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि उसको वो बीमारी सच में है। अगर अब आपको याद आया कि ये कौन सा क्वेश्चन था, यस आप सही सोच रहे हो, एग्जाम्पल नंबर 18। मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। वो क्वेश्चन था HIV से रिलेटेड, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो जहाँ देखो ये मैंने डाटा सारा लिखा है, ठीक है, आप डाटा लिख लिया करो अगर आपको मैंने डाटा लिख लिया। अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि उसका टेस्ट रिजल्ट ना पॉजिटिव आया, टेस्ट रिजल्ट उसका पॉजिटिव आया, ये इवेंट हो चुका है, ठीक है। हमें पता करना है कि उसको बंदे को बीमारी है या नहीं, मतलब उसको डिजीज़ है या नहीं, और ये भी हो सकता है कि उसको नो डिजीज़, उसको बीमारी ये ना हो। तो ये दो चांसेस ही बनते हैं। देखो ये इवेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि उसको डिजीज़ है। ये भी हो सकता है डिजीज़ उसको हो, ये भी हो सकता है उसको डिजीज़ ना हो। अब ये इवेंट हो चुका है, दो इवेंट से एसोसिएटेड है, तो मतलब यहाँ पर ये हो चुका है और इसके मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने इवेंट्स लिखते हैं, तो लेट ए, ठीक है। अब ए क्या है, उसको जो जो मतलब कि हमारा इवेंट जो है वो हो चुका है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये बिल्कुल 18th एग्जाम्पल के जैसा, जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दी। E1 प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज डिजीज, तो पर्सन हैज डिजीज, उसको वो बीमारी है। अब E2 क्या लिखूंगा, आपको पता है, पर्सन हैज नॉट एनी डिजीज, उसको वो बीमारी, वो पर्टिकुलर बीमारी नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। यही हमने सोचा था ना कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, हो सकता है कि पता करोगे प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको डिजीज था। अब ये भी तो हो सकता है कि उसको डिजीज ना हो, ये हमारा थोड़ा डेटा है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड E1 बाय ए, मतलब उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, पता करो उस बंदे को वो डिजीज है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए एक बार हम इसका डायग्राम जो है, जो हमने डाटा यहाँ पर लिखा था ना, डायग्राम में इसको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट आपके लिए मैंने डायग्राम बनाई है। अब यहाँ पर मैंने डाटा नहीं लिखा, नॉर्मली मैं क्वेश्चंस में डाटा लिखता हूँ, क्योंकि ना ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डाटा जो है वो एक्स्ट्रा बहुत है, बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, ताकि आपको ये ना लगे कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं, कि ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। डाटा एक्स्ट्रा मतलब जैसे यहाँ पर 99% भी है, 1% भी है, 0.5% की एरर है, तो मतलब 99.5% में वो सही होगा, मतलब
ये काफ़ी कुछ डाटा हमें गिवन है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग, हमने इसको सही लिख लिया ना, अब प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ते हैं। E1 का मतलब क्या है? पर्सन हैज़ डिजीज़। अब उस बंदे को वो डिजीज़ है, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिजीज़, 0.1% लोगों को वो बीमारी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 इसको मैं डेसिमल हटा के 1/1000 भी जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब E2, पर्सन हैज़ नॉट एनी डिजीज़। अब इतने बंदों को बीमारी है तो कितने को नहीं होगी? 1 - 1/1000। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आएगी? 999/1000। ये तो पता ही है ना, अगर ये पास होने की प्रोबेबिलिटी है तो ये फेल होने की है, अगर ये फेल होने की तो ये पास होने की, उसको 1 में से माइनस करेंगे। A/E1, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना आपने। E1 का मतलब क्या है? पर्सन हैज़ डिजीज़, उसको वो डिजीज़ है, ये हो चुका है। टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। अपने डाटा के पास चलते हैं। उस बंदे को वो बीमारी है, टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। उस बंदे को वो बीमारी है, टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव आया, मतलब सही बताया, टेस्ट बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि लेबॉर्ट्री ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़ व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट। तो जब वो प्रेजेंट होता है तो मतलब उसमें मतलब कि वो 99% एक्यूरेसी से वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमारी A/E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 99/100। ठीक है। अब कुछ बच्चे जो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, वो पता क्या करते हैं? वो A/E2 को लिखते हैं 1 - 99/100, बस बिना बात कही। ऐसा कभी नहीं करना आपने, इसको पढ़ के देखना। इसका मतलब क्या है? पर्सन हैज़ नॉट एनी डिजीज़, उसको बीमारी नहीं है, बट टेस्ट क्या आया? पॉजिटिव आया। उसको बीमारी नहीं है बट टेस्ट क्या आया? पॉजिटिव आया। मतलब 0.5% की यहाँ पर एरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0.5%। मतलब A/E2 को मैं क्या लिखूँगा? 0.5/100। मतलब इसको मैं फाइनल में क्या लिखूँगा? डेसिमल हटा के 5/1000। आई होप इसको आप समझ पाए हो। ठीक है, देखो वो कह रहे हैं कि बीमारी है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब वो इफेक्टिव है। मतलब यहाँ पर बीमारी होने की बात कर रहे हैं तो 99% इफेक्टिव है। अब यहाँ पर वो बीमारी ना होने की भी बात कर रहे हैं कि जब उसको हेल्दी पर्सन टेस्ट किया जाता है तो 0.5% की उसमें एरर है। मतलब यह एरर की बात ही कर रहे हैं ना, एक बंदे को बीमारी नहीं है बट टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब वो एरर की बात कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो 0.5, तो इसलिए बोलता हूँ कि डाटा को हमेशा ध्यान से लिखा करो। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। और एग्जाम्पल नंबर 18 में भी हमने इसको किया था, वहाँ पर मैंने आपको खूब काफ़ी अच्छा टाइम लगा के इसको समझाया था। अब हमें पता है कि बेस पे क्वेश्चन है तो फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं और वैल्यू को फिल कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो ये सभी वैल्यूज मैंने फिल कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा? 99 बाय नीचे 5 ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, नीचे 5 ज़ीरोज़। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4995 बाय नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं? यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम पता कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 990, यहाँ पर 4995। तो कितना आ गया? 99/1 2 3 4 5 होल डिवाइड बाय 5 8 9 5 होल डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6। इसको और सॉल्व करते हैं तो 99/1 2 3 4 5। अब ये ऊपर चली गई स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना आ गया? 5985। अब इसको आप कट कर सकते हो, यहाँ पर 10 से ये कट हो जाएगा, तो इसको 5 से कट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 4, 5 9 ज़ा 45 3, 5 7 ज़ा 35।
ठीक है, तो और कुछ कट हो रहा है, यस, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 2 बच गया, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, तो 3 पर फिर कट कर देते हैं। ठीक है, और कुछ कट हो रहा है, नहीं, तो हमारे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया 11 2 ज़ा 22 बाई 133। जो कैलकुलेशन आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हो, मेन जो क्वेश्चन था वो लास्ट पेज पे था। अगर आपने वो पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट तो आप निकाल ही लोगे। कैलकुलेशन आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हो, मुझे बीइंग अ टीचर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके ही चलना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन में शॉर्टकट भी ले सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, हमें जस्ट आइडिया लेना था। तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसका, डिजीज़ की बात की गई है, डिजीज़ ना होने की बात की गई है, उसके बाद टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी पता करो वो डिजीज़ उसको है, तो एक ऑप्शन ये भी आएगी कि उसको डिजीज़ नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, ये इवेंट दो इवेंट से एसोसिएटेड है, ये हो चुका है। तो अगर यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो मैंने वही लगाया। तो फिर अगर मैंने E1 E2 सही लिखे हैं तो मेरा एक एक चीज़ जो है वो क्वेश्चन से मैच करेगी, और अल्टीमेटली हमने क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इसको एक बार। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं। 1 इज 2 हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होता है? 2 हेडेड कॉइन का मतलब क्या है कि दोनों साइड उसके हेड है। 1 इज बायस्ड कॉइन, तो लिख ही लेते हैं इसको, दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया था? कॉइन अनबायस्ड है, और बायस्ड क्या होता है? जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल देके कि मेरा बिहेवियर दो स्टूडेंट्स के प्रति बायस्ड होने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट को मैं ज़्यादा डांट रहा हूँ, सेम दोनों ने गलती की है, बट एक स्टूडेंट को मैं बहुत ज़्यादा डांट रहा हूँ, दूसरे को मैं डांट ही नहीं रहा। तो मेरा बिहेवियर की बायस्ड है दोनों के लिए, मतलब इसको मैं डांट रहा हूँ, इसको मैं नहीं डांट रहा। ठीक है। अनबायस का मतलब क्या होता है कि मेरा बिहेवियर दोनों स्टूडेंट्स की तरफ सेम रहना चाहिए। अब ये कॉइन जो है बायस्ड है, मतलब इसमें गड़बड़ है, और दैट कम उसमें 75% हेड्स जो है वो ज़्यादा आता है। लिखा हुआ है दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम्स। अगर 100 बार टॉस करेंगे तो 75 टाइम 75 बार उस पर हेड आएगा, 25 बार उस पर टेल आएगा। ठीक है। नॉर्मल कॉइन में क्या होता है? 50-50 चांसेस होते हैं। थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। तो यहाँ पर 3 कॉइन्स की बात की गई है, 1 2 3। ठीक है, ये 2 हेडेड है। मैं लिख लेता हूँ एक बार सब कुछ। ये बायस्ड कॉइन है, ये अनबायस्ड है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम। इन तीनों में से एक को सिलेक्ट किया गया। इट शोज हेड, इट शोज हेड, ये हो चुका है, उसने हेड शो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए 2 हेडेड कॉइन? तो हेड आ चुका है, हमें पता करना है कि वो एक 2 हेडेड कॉइन से ही आया है। मतलब ये इवेंट इससे भी एसोसिएटेड है, इससे भी एसोसिएटेड है, इससे भी एसोसिएटेड है। ये इवेंट हो चुका है और हमें 2 हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि ये तीनों से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कॉइन वाली बात आपको क्लियर हो गई, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि बेस थ्योरम क्वेश्चन है। सबसे पहले ना ऐसा करते हैं, इवेंट्स लिखते हैं इसके। ए इवेंट, सबसे पहले हम ए लिखते हैं। तो ए क्या होगा? ए क्या है? इट शोज, कॉइन शोज हेड, कॉइन हेड शोज हेड, कॉइन हेड शो कर चुका है। E1 का मतलब क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज ए 2 हेडेड कॉइन? हमें ये पता करना है कि वो जो है हेड कहाँ से आया? 2 हेडेड कॉइन से। तो मतलब 2 हेडेड कॉइन जो है वो सिलेक्ट हुआ होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम। 2 हेडेड कॉइन इज चोजन, मतलब उसको सेलेक्ट कर लिया। E2 का मतलब बायस्ड कॉइन इज चोजन। E3 का मतलब अनबायस्ड कॉइन इज चोजन, मतलब एक कॉइन जो है, मतलब ये तीनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। मतलब ए इवेंट हो चुका है, कॉइन हेड शो कर चुका है, पता करो कि वो 2 हेडेड कॉइन से आया। ठीक है, अब देखो ये हमारा मतलब कि हमने स्टार्टिंग से बनाया था ना,
तो ये हमने स्टेटमेंट को समझा था। अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटीज़ की बात ही नहीं की गई। तो जस्ट मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर यहाँ पर आपको लिख के दिखा दूंगा। देखो, इसमें सैम्पल स्पेस की बात करूँ, इसमें सिर्फ हेड ही आएगा। इसमें 2 हेडेड कॉइन है, जो मर्जी कर लो हेड ही आएगा। इसमें हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, इसमें हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी पता करूँ, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी, क्योंकि दोनों तरफ या ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। अब देखो, ये मैंने जस्ट आपके लिए बनाई है ताकि आप इसको फील कर पाओ, ठीक है। ये 2 हेडेड है, ये बायस्ड है, ये अनबायस्ड, और ये मैंने फ्लो चार्ट बना लिया क्योंकि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब ये प्रोबेबिलिटीज़ मैंने जानबूझ के लिखी, अब इस साथ साथ में डिस्कस करेंगे। E1 की प्रोबेबिलिटी आप मेरे को बताओ क्या होती है। E1 का मतलब है 2 हेडेड कॉइन इज चोजन, इसका मतलब बायस्ड कॉइन इज चोजन, इसका मतलब अनबायस्ड कॉइन इज चोजन। मतलब पहले हमें कॉइन को सिलेक्ट करना है, तो कॉइन को चूज करने की, सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। 3 कॉइन है, 1/3, 1/3, 1/3। 4 होती तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। A/E1 इसको ध्यान से पढ़ना है। E1 हो चुका है, मतलब 2 हेडेड कॉइन सेलेक्ट हो चुका है। प्रोबेबिलिटी पता करो कि हेड की है। अब ये वाला कॉइन सेलेक्ट हो चुका है 2 हेडेड, ठीक है, और उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप मेरे को बताओ कितनी आएगी, 1। इसमें कुछ भी सोचने की बात ही नहीं है, सिर्फ हेड ही है दोनों तरफ, तो हमेशा फेवरेबल केस भी वही रहेंगे, टोटल भी वही रहेंगे, तो हेड ही आएगा, ठीक है। अब सेम वे से ये इसको पढ़ो, E2 हो चुका है, बायस्ड कॉइन इज चोजन, बायस्ड कॉइन को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हेड कम्स अप 75%, मतलब 75/100। तो यहाँ पर मैं वही लिखूँगा 75/100। अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो कट कर देते हैं। तो अगर इसको कट कर लें पहले ही, तो यहाँ पर आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 20, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ये इसलिए मैंने कट कर लिया कि बाकी वैल्यूज़ छोटी हैं, ठीक है। अब A/E3, इसका मतलब क्या है कि अनबायस्ड कॉइन सेलेक्ट हो चुका है, उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपके सामने सैम्पल स्पेस है, एक हेड है, टोटल केस कितने हैं, 2, तो 1/2 आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये अनबायस्ड कॉइन है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 1/2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब जस्ट हमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है, वो लगा लेते हैं। अब देखो, ये जस्ट मैंने बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब वैल्यूज फिल कर लिए, हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर थे ना, अब यहाँ से ना मैंने जानबूझ के 1/3 कॉमन ले लिया। ये मैंने जानबूझ के आपको बताने की कोशिश की है कि कैलकुलेशन को इस तरह से भी किया जा सकता है। तो इसका एलसीएम तो आपको पता ही है कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो नीचे 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2, तो कितना आ गया, 4 3 7, 7 + 4, 7 + 2 9/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो विच एम्प्लाइज मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 4/9, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व किया। हमने कॉइन्स को देखा कि एक 2 हेडेड है, एक बायस्ड है, एक अनबायस्ड है। हेड आ चुका है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो 2 हेडेड की वजह से आया है। तो यही क्वेश्चन था ना, मतलब बेस थ्योरम थी। तो 2 हेडेड पर तो हेड हमेशा आएगा, तो उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी। यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 75/100। यहाँ पर नॉर्मल कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। ये क्वेश्चन आपको टेल के साथ भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। मतलब नई चीज़ सीखने से मेरा मतलब ये रहता है कि आपने ये चीज़ पहले नहीं देखी होगी, जितने भी हमने एनसीईआरटी में बेस थ्योरम के क्वेश्चंस किए हैं। तभी मैं एनसीईआरटी को सबसे बेस्ट बुक बोलता हूँ कि जो बच्चे भी देखो क्लास 12th में हैं, वो एनसीईआरटी फुल पढ़ लें अपनी विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद जब अपना सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद डिफरेंट कोई भी आपको जो अच्छा लगे सैम्पल पेपर अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग, उनको आप उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखो। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किए हैं, एनसीईआरटी अच्छे से की है ना, तो वो सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व भी होंगे, और जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ्स में 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया। आपको पता ही है 4000 कार ड्राइवर्स का किया और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03, 0.15 रिस्पेक्टिवली।
तो उनके एक्सीडेंट होने की भी प्रोबेबिलिटी हमें बताई गई है। स्कूटर ड्राइवर की 0.01 है, कार ड्राइवर की 0.03, ऐसे कर डाटा को लिख लेते हैं ना। तो स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ठीक है। ये कितने हैं 2000, ये कितने हैं 4000, ये कितने हैं 6000। अब इनके एक्सीडेंट वर्ड नया है, ठीक है। एक्सीडेंट हो सकता है इसका इतनी प्रोबेबिलिटी से, इसका इतनी प्रोबेबिलिटी से, इसका इतनी प्रोबेबिलिटी से। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, एक कोई इंश्योर्ड पर्सन है, मीट विद एन एक्सीडेंट, अब उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो एक इवेंट हो चुका है, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, इंश्योर्ड पर्सन है वो, एक्सीडेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर, ये प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। तो ये इससे भी एसोसिएटेड है, इससे भी एसोसिएटेड है। तो एक इवेंट हो चुका है, ठीक है, और वो 2 या 3 इवेंट से एसोसिएटेड भी है, तो यानी कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। आपको पता जब भी ऐसा होता है कि एक इवेंट हो चुका हो और इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब वो इसके कारण हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, दैट मीन्स, और वो 2 या 3 इवेंट से एसोसिएटेड है, वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब नई चीज़ क्या है वो आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इवेंट्स लिखते हैं। ए कौन है जो हो चुका है, इंश्योर्ड पर्सन लिख लो, जो इंश्योर्ड पर्सन है मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो ये आपका ए है। अब E1 बताओ, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। E2 क्या होगा, ही इज अ कार ड्राइवर। E3 क्या होगा, ही इज अ ट्रक ड्राइवर। देखो इस चार्ट को बनाने का यही फायदा है, हमें सब कुछ पहले से पता रहता है कि स्कूटर ड्राइवर है, या तो वो कार ड्राइवर होगा या वो ट्रक ड्राइवर होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड E1 बाय ए, मतलब इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो चुका है, पता करो कि वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपके नोट्स के लिए, उसके बाद बताऊंगा कि क्या नई चीज़ है इसमें। अब देखो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई है, सारा डाटा मैंने लिख लिया जो मैंने रफ में भी लिखा था, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, क्योंकि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैंने जगह थोड़ी सी छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, देखो इसको पढ़ के देखना, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2000। देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बताया कि इतने बंदों का उन्होंने 2000 बंदों का उन्होंने इंश्योरेंस की है, 4000 कार ड्राइवर्स का किया है, 6000 ट्रक ड्राइवर्स का किया है। तो यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी खुद से निकालनी पड़ेगी। तो टोटल ड्राइवर्स निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखो पहले टोटल करते हैं, 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। तो विच एम्प्लाइज टोटल ड्राइवर्स कितने आ गए हमारे पास, टोटल ड्राइवर्स कितने आ गए 12,000। अब ये क्यों निकाला मैं आपको बताता हूँ। देखो ये टोटल ड्राइवर्स हैं, प्रोबेबिलिटी कर आप पता करो कि ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। इन 12,000 में से 12,000 में से स्कूटर ड्राइवर हमें ढूंढना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2000 बाय 12,000। आई होप ये आपको क्लियर है, क्योंकि अगर हम मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी सीधी लिख देंगे वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होती। तो ये आपने ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो कट कर दो यहीं पर, ठीक है, जो ज़्यादा नहीं कट करूँगा। तो इसको लिख लो आप 2/12। ज़्यादा इसलिए नहीं कट किया क्योंकि नीचे सभी के 12 ही आएगा, ठीक है। अब E2 क्या, कार ड्राइवर कितने हैं 4000, टोटल कितने हैं 12,000। अब फिर यहाँ पर आप इसको कट कर दो, कितना आएगा 4/12। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000, टोटल कितने हैं 12,000। तो इस तरह से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। नई बात इसमें सीखने वाली ये थी। तो कितना आ गया 6/12। तो अब देखो हमें ये फाइंड करना है, बहुत ईजी है, E1 हो चुका है, मतलब वो स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो स्कूटर ड्राइवर है उसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01।
अब इसका मतलब वो कार ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ये कार ड्राइवर है ना, ये हो चुका है, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03। अब लास्ट में है वो ट्रक ड्राइवर है, E3 मतलब ट्रक ड्राइवर है, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15। अब जस्ट हमें डाटा को फिल करना, उसको हम नेक्स्ट पेज पे फिल कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो मैं सारी वैल्यूज फिल कर ली हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 आएगा, नीचे 12, मैं नीचे जानबूझ के 12 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सेम 0.02/12, 4 3 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना, 0.12/12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90/12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और 0.02/12 नीचे 0.02, 0.12, 0.90/12। अब ये 12 ईजिली यहाँ पर कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना रह गया 0.02, अगर इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1.04। तो इनके डेसिमल अगर हम हटाएंगे, मैं आपको फुल कैलकुलेशन ही दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2/104। अब ये कट कर दो, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया 1/52। तो ये जो हमारा आंसर है परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, और इस क्वेश्चन को भी हमने अपने बेसिक की हेल्प से, अपने प्रोसीजर की हेल्प से बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। नई बात क्या सीखी कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रोबेबिलिटीज़ खुद भी निकालनी पड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बस अंधाधुंध बस सीधा जो वैल्यू दी है, स्कूटर ड्राइवर 2000 लिख दिया, प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। तो स्कूटर ड्राइवर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2000 बाय टोटल, कार ड्राइवर की 4000 बाय टोटल, ट्रक ड्राइवर की 6000 बाय टोटल। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।